हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्विध्रुव मतलब टू पोल्स होंगे, जैसे कि बार मैग्नेट में होते हैं। मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक उसी प्रकार के यहाँ पे भी पोल्स होंगे, और वो जो पोल्स होंगे वो वैद्युत आवेश के होंगे। और कैसे होंगे, तो उसमें जो दोनों आवेश होंगे, दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा, लेकिन जो उनका नेचर होगा, जो उनकी प्रकृति होगी, वो भिन्न भिन्न होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, और उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना चाहें तो हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमने दो आवेश जिनके परिमाण समान लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न है ले लिए हैं। ये हमने माइनस क्यू रखा और ये प्लस क्यू रखा, और जो दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2l लिखा है। तो इस प्रकार से ये अल्पतम दूरी है 2l को। ये थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम हम समझाने के लिए बना है। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो ये बीच में हमने सेपरेशन डिस्टेंस 2l लिखा है, आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम इसको l ही क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2l क्यों लिख रहे हैं। तो 2l लिखने से बाकी जो आगे के जो डेरिवेशंस होंगे उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब अभी हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसमें थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसलिए हम इसको 2l लिखे हैं। इसको समझने के लिए आखिर 2l होता क्यों है, हम जब आपको वैद्युत आवेश के प्रकृति के बारे में बताए थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब इसका नामनिक्लेचर हुआ तो प्लस माइनस रखा गया, तो उसके पीछे ये देखा गया कि ये सेम जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बिहेव करते हैं वैसा ही कुछ इनका भी नेचर है, और इसीलिए इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बोला गया। तो ठीक ऐसे ही अगर हम संख्या रेखा ले लें तो हम संख्या रेखा पे जानते हैं कि जो सेंटर में होता है 0 होता है, और सेंटर से जो राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव, उधर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव इंटीजर लेते हैं। यानी एक्स के एक एक्सिस में एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में निगेटिव लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मान लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये बिंदु आवेश है, थोड़ा हमने बड़ा बनाया है, ये इधर, ये सपोज कीजिए ये एक संख्या रेखा है और इस पर ये दो बिंदु हैं, और एक धन है और एक ऋण है, तो बीच में निश्चित रूप से कहीं 0 होगा। और जब 0 होगा तो सेम डिस्टेंस इधर हम पॉजिटिव ले सकते हैं और सेम डिस्टेंस इधर हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर मिरर इमेज देखें तो उतना ही हमको इधर मिलेगा। तो अगर हम बीच से सेपरेशन से इसको यल मान लें तो ये भी यल ही होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2l। तो ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा संख्या रेखा को, नंबर लाइन को समझना होगा। तो जैसे नंबर लाइन का जो सिस्टम होता है ठीक उसी प्रकार से हम इसको यल और यल कितना हो जाएगा, यानी इधर निगेटिव यल मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए यल और यल कितना हो जाएगा 2l। इसलिए हम दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको 2l लिए हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण और एक अल्पतम दूरी दोनों के बीच की है, तो इस तरह से जो निकाय का फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव में हम देख रहे हैं कि दो समान परिमाण के आवेश, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, एक अल्पतम दूरी पर क्या है, स्थित है। तो क्या बना रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों आवेशों का जो परिमाण है समान है, लेकिन जो प्रकृति है विपरीत है। तो इस प्रकार से एक मोमेंट का भी एक आघूर्ण का फॉर्मेशन होता है, और उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वो जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव
निकाय के किसी एक आवेश का परिमाण एवं आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी अगर हम इसको गणितीय रूप से लिखना चाहें तो हम P बराबर लिख सकते हैं Q इंटू 2L। Q क्या है, दोनों जो आवेश मिल के वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं उसमें से कोई एक आवेश का परिमाण है, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमने क्या लिखा है कि इसका जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से प्लस आवेश यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो अगर ये देखिए माइनस आवेश है तो जो P की दिशा होगी वो क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर होती है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक जो P का मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बराबर Q का मात्रक गुणे L का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक, और जो Q का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। या अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q का बीमीय सूत्र गुणे क्या होगा L का लंबाई का बीमीय सूत्र, और Q के बीमीय सूत्र के लिए हम AT लगाते हैं और लंबाई के लिए L, तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा LAT। और अगर बीमा की बात करें तो ये पावर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम m0 लिख सकते हैं, m पे पावर 0, तब ये हो जाएगा m0 LTA। और बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा 0111, तो ये हो जाएगा बीमीय सूत्र और बीमा, यानी मात्रा क्या हो गया कूलाम इंटू मीटर, और अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो क्या हो गया m0 LTA, और बीमा क्या हो गया 01,1,1। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जान गए। अब हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और प्रत्येक आवेश के कारण अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो जब किसी भी स्थिति में जाएंगे, हम कोई भी एक बिंदु लेंगे वैद्युत द्विध्रुव से, किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति पे अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो वहाँ पे दोनों आवेशों के कारण दो वैद्युत क्षेत्र होगा, और दो वैद्युत क्षेत्र होगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो उसी को अब हमको पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन तीव्रताओं के वेक्टर योग के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आवेश वहाँ पे दो है तो क्या होगी, किसी बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो दो तरह से होगी। इस तरह मुख्यतः दो ऐसी स्थितियां होंगी जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें पहली हमारी जो स्थिति होगी वो होगी अक्षीय स्थिति, या उसी को हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं, और दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति, या उसी को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। तो आइए पहला देखते हैं हम अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। पहला है हमारा इंडन पोजीशन में द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 तथा वैद्युत द्विध्रुव को हम y में रखे हों। y में रखने से फ़ायदा ये होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी जो परावैद्युतांक का मान k का मान हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। बस इतने से ही मतलब है। इसको हम y में रख के क्या कर रहे हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें दो आवेश है, ये माइनस Q और ये प्लस Q है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 12 है। हमने बीच में O ले लिया तो O से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो भी L होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी L होगी। जो अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या चाहे राइट साइड में लेके जाएं या लेफ्ट साइड में लेके जाएं, तो उन्हीं इसी रेखा पे कोई एक बिंदु ले लें, चाहे वो माइनस आवेश की तरफ ले
चाहे प्लस आवेश की तरफ, तो जहाँ भी लें तो दोनों ही स्थिति, चाहे इधर लें और चाहे इधर, तो दोनों तरफ ही जो स्थिति होगी वो अक्षीय स्थिति ही होगी। फिलहाल हम अपने सुविधा के अनुसार इस पॉइंट को प्लस आवेश साइड में लिए हैं। तो ये हमारा वो बिंदु P है जहाँ पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है, इसलिए जो E1 की दिशा है वो P से बाहर की तरफ यानी इधर की तरफ है। जबकि जो ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो इसलिए जो E2 की दिशा है वो अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वह एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहाँ पे एक स्थिति हमने ये माना है कि जो 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 स्मॉल आर है यानी जो ये बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। तो चूंकि ये दूरी जो है वो बीच से है, इसके मध्य बिंदु से है, और हमको दूरी कहाँ से चाहिए, आवेशों से चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ये दूरी अगर मेजर करें तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है और ये यल है, तो यल क्या हो जाएगा, इतना हमको घटाना पड़ेगा। और उस स्थिति में जब प्लस क्यू से बिंदु P की जो प्रभावित दूरी होगी वो आर माइनस यल हो जाएगी। जबकि इसी तरह अगर हम माइनस क्यू से बिंदु P की अगर हम दूरी निकालें तो वो यहाँ से फिर वही चीज़ सेंटर से आर है और ये यल है, तो इसका जो प्रभावित दूरी माइनस क्यू से P की ओर होगा वो हो जाएगा आर प्लस एल। अब हमको E1 और E2 का मान ज्ञात करके और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर के योग नियम से ज्ञात कर लेनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 माना, तो E1 का मान कितना होगा, तो E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर माइनस एल का स्क्वायर। समीकरण इसको हमने 1 बना लिया। इसी प्रकार अगर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो कितनी होगी, E2, और E2 किसके बराबर होगा, 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना लिया। अगर हम देखें कि बिंदु P हम जो लिखे थे, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और जब दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं तो जो उनका परिणामी निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले का हम क्या करते हैं, जो परिमाण जो घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर E से रिप्रेजेंट करें तो E1 किसके बराबर होगा, E1 माइनस E2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 का मान क्या है, E2 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, E1 में से E2 घटाएंगे। और जैसे ही हम E1 और E2 का मान रखेंगे तो मान रखने पे हमारा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये माइनस 1/4πε0 क्यू बटा आर प्लस एल। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, कैसे ये बड़ा है E1 का मान, तो इसको समझने के लिए 1/4πε0 क्यू दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या है, छोटा है, और इसका जो हर है वो बड़ा है। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्याओं में कि जिस परिमेय संख्या का हर छोटा होता है वो संख्या क्या होती है, वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से हमने इसको कंपेयर करके यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि क्या है, E1 का मान बड़ा है किससे, E2 से। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/4πε0 यहाँ पे भी है, 1/4πε0 यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, तो हम Q/4πε0 कॉमन कर लेंगे, और कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। जब वहाँ से हम Q/4πε0 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा ब्रैकेट में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। और जब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम दोनों का जब हर बराबर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने ब्रैकेट में ओपन कर दिया, माइनस है बीच में माइनस कर दिए हम, और ये a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो जो प्लस वाले टर्म है वो सब माइनस बन जाएंगे, और जो माइनस वाले टर्म्स है वो प्लस बन जाएंगे। तब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस 2rl। अब यहाँ से देखिए तो
आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा केवल क्या 2RL प्लस 2RL, तब ये हो जाएगा 4RL और ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी जब आता है तो हम उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्योंकि टोटल का भी स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो आर का मान है वो जो बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है यल 2L उससे बहुत बड़ा है, और चूंकि उसमें से भी हम केवल अगर यल की तुलना करें तो जो ये आर है वो उस बिंदु की दूरी है वो यल से बहुत बड़ी होगी। तो जब आर बहुत बड़ा होगा उस केस में जब इसका वर्ग करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, और उस स्थिति में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी उस स्थिति में हम चाहें बहुत बड़ी राशि में एक छोटी सी राशि जोड़ें या छोटी सी राशि घटाएं, उसके मान में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग जो किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के, तब ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और जो ऊपर था 4QRL उसमें हम क्या कर दे रहे हैं 2 × 2QL R अपान यहाँ पे आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर यानी आर पे पावर क्या हो जाएगा 4, ऊपर आर एक बार है नीचे आर 4 बार है, तो ऊपर जो अंश है अंश हर में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल 3 बच जाएगा, आर पे पावर 3 हो जाएगा, और 2QL को हम P लिख सकते हैं, तब हमारा जो है जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और जो 2QL है उसकी जगह पे P रख दिए तो हो गया 2P/RQ। तो ये क्या हो गया बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यदि वैद्युत द्विध्रुव को किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी 1/4πε0 K × 2P/RQ, या उसी को हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0R 2P/RQ, जहाँ एप्सिलॉन और माध्यम की वैद्युतशीलता है या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जो दूसरा जो पोजीशन है वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है पहले इसको जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की जो लंबार्धक रेखा होती है वही निरक्षीय स्थिति को व्यक्त करती है। वो ऊपर भी हो सकती है, लंबार्धक मतलब ये मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं एक अभी वैद्युत द्विध्रुव बना दें और ये उसका अक्ष होगा जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा जहाँ पे दोनों आवेश एक दूसरे को मिलाती हुई रेखा को आगे बढ़ाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलेंगे। और उस रेखा को जो लंबार्धक करेगी वही जो रेखा होगी और उसी रेखा पे जो स्थिति होगी वही क्या होगी निरक्षीय स्थिति होगी। वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश जिनके परिमाण समान लेकिन जो इनकी प्रकृति या विपरीत है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है इसकी ये लंबार्धक रेखा है और इसी लंबार्धक रेखा पे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहाँ पे हमको क्या करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है, और हम जानते हैं कि प्लस क्यू यानी धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, इसलिए ये BP से बाहर की ओर है यानी B से P की ओर है। और जो बिंदु A पर आवेश माइनस क्यू है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है, और हम जानते हैं कि माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो जो बिंदु A पर जो आवेश माइनस क्यू है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 उसकी जो दिशा है उसकी P से A की ओर है। अब हम देखें कि ये जो बिंदु P है बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है और वो कहाँ से है इसके मध्य बिंदु से है। क्योंकि हमको स्मॉल r से मतलब नहीं है, हमको दूरी चाहिए आवेश से, और आवेश से जो दूरी है
वो ए से पी है, तो हमको ए से पी की लंबाई चाहिए, और ए से पी की लंबाई चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया है कि ये देखिए एक हमने डायग्राम बनाया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज बन रही है, और समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि ये राइट एंगल के सामने की जो भुजा होती है वही क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। तो अब यहाँ से अगर हम एपी की अगर बात करें तो एपी किसके बराबर होगा, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर अब प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। वैसे ही यानी ए और पी, ए पी और बी पी दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, और उस स्थिति में ये भी हाइपोटेनस है और ये भी हाइपोटेनस है। अब दोनों की जो लंबाई देखें तो दोनों की लंबाई भी क्या है, सेम है। अतः हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, माना निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से स्पष्ट है कि क्या होगा, एपी बराबर बीपी, यानी एपी और ये बीपी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी, और ये भुजा की जो दोनों भुजाओं की जो समान लंबाइयाँ होगी वो किसके बराबर होगी, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर वो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वहां से हमने केवल क्या निकाला, एपी और बीपी की लंबाई, तो ये आ गया करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखें कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर जो है यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये देख रहे हैं ये करड़ी में है और इसका स्क्वायर है, तो ये यानी वर्गमूल जब इसका निकालेंगे, इसका ये वर्गमूल में है, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और 2 से 1/2 इंटू 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारा जो E1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार अगर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो होगी हमारी E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, करड़ी में है और इसका स्क्वायर है। फिर से यहाँ पे करड़ी से जब करड़ी में है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उस स्थिति में जो फाइनली जो ये वर्ग ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो हमारा जो परिणाम प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण जो परिणामी माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 बना ले रहे हैं। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि E1 और E2 दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, तो ये दोनों E1 और E2 कैसे हैं, एक दोनों ही क्या है, सदिश राशियाँ हैं, और सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम लोग वेक्टर का रूल्स, वेक्टर एडिशन जो बीजगणितीय योग जो लगाते हैं, सदिशों के योग नियम का रूल हम फॉलो करेंगे, और दोनों को जोड़ के परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से ये स्पष्ट है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी E1 और E2 का जो परिमाण है समान है, बस केवल अंतर है तो केवल किसमें है, दिशा में है। और जो E1 की दिशा है वो B से P की ओर यानी बाहर की ओर है, जबकि जो E2 की दिशा है वो P से A की ओर यानी अंदर की ओर है। बस इतना ही अंतर है दोनों तीव्रताओं में। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग नियम से E बराबर होता है करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा के बराबर है। यहाँ पे हमने अभी देखा है कि समीकरण 1 और 2 से जो E1 की वैल्यू E2 के बराबर आ रही थी, E1 और E2 का जो परिमाण था समान था, तो इसको हमने E डैश मान लिया। जब E डैश मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर E डैश का स्क्वायर प्लस E डैश का स्क्वायर प्लस
टू ई डैश का स्क्वायर, E1 E2 की वैल्यू से ई डैश हो जाएगा, ई डैश का स्क्वायर और cos 2 थीटा। अगर हम इसको जोड़ दें तो एक और एक 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ से स्क्वायर है, तो इसलिए ई का जो ई डैश का स्क्वायर दो हर जगह पे है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो केवल हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ई डैश हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को कॉमन निकालें तो बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा को हम अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं cos 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखें तो 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। जैसे हम अगर इसको आपको और समझना है तो यहाँ से देख सकते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसको पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। फिलहाल हमको ज़रूरत है 1 प्लस cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा को हटा के हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमको मिल भी रहा है। तो जैसे ही हम 1 प्लस cos 2 थीटा को हटा के 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे cos स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा cos थीटा। और उस स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी 2e डैश cos थीटा। अगर हम cos थीटा का मान निकालना चाहें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर ये थीटा है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका बेस होगा और ये इसका हाइपोटेनस होगा। तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब अब हमको cos थीटा के जगह पे हमको इतना रखना होगा, तो अब हमारा हो जाएगा E बराबर ई डैश 2 cos थीटा का जगह हमने रख दिया L अपान कर्डी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या अगर हम ई डैश का मान रखें तो ई डैश का जो मान आया है कितना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और 2 था तो 2 इंटू L, ये cos थीटा के लिए आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जो कर्डी में था तो कर्डी में को अगर हम पावर के रूप में लिखें तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों का जो बेस है समान है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब हमारा जो E बराबर है, E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। हम जानते हैं और चित्र से भी दिख रहा है, लेकिन हम जानते भी हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो लंबाई बहुत ही कम होती है, और उसकी तुलना में जो हम बिंदु निरक्षीय स्थिति में लिए हैं वो बहुत बड़ा है, अर्थात R इज ग्रेटर देन L। और जब ये R इससे बहुत बड़ा है और जब उसका वर्ग करेंगे, R स्क्वायर का वर्ग करेंगे और इसका भी जब वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा और ये इतना छोटा हो जाएगा कि उस स्थिति में R स्क्वायर में क्या करें, हम थोड़ी सी मात्रा क्या करें, जोड़ दें, यानी तो R स्क्वायर के मान में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और तब हम लिख सकते हैं कि जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा, R स्क्वायर के बराबर होगा। और तब जो हमारा इक्वेशन है कुछ ऐसे बन जाएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और ये हो जाएगा, हमने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जगह पे केवल लिख दिया R स्क्वायर, और उस पर पावर हो जाएगा 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और जहाँ जो P की बात है, जो P कहाँ से आया आपको, तो यहाँ पे P को समझने के लिए हम यहाँ जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम जानते हैं कि Q इंटू 2L जहाँ पे दिखता है तो Q इंटू 2L के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे P लिख दिया। और ये 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली रिजल्ट हमारा E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ। तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर इसी को हम क्या करें, किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो यहाँ पे जब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान RQ, या उसी को हम लिख सकते हैं E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R P अपान RQ। यहाँ पे देखिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो अक्षीय स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर उसी द्विध्रुव को अगर क्या करें,
उसी द्विध्रुव को और उतना ही दूरी पर अगर निरक्षीय स्थिति में निकालें तो अक्षीय स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दुगनी होती है। इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक स्थिति में, किसी भी स्थिति में हम क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे।